हेलो एवरीवन, वेलकम इन ई इंजीनियर्स फोरम। सो आज एक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज हम यहाँ पे आए। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ का मेन मोटो क्या है कि आपको जो भी बैकलॉग स्टूडेंट है, बैकलॉग स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होने के भी चांसेस है और बहुत सारे नए कंसेप्ट भी आप इस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल लेवल होगा, मॉडरेट लेवल होगा एंड डिफ़िकल्टीज लेवल, ये तीनों का भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर हमने कंसिडर किया है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिजिड बॉडी हैज़ पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू, रिजिड बॉडी हैज़ पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको मैं अगेन बहुत सारे पॉइजन्स रेशियो के बारे में बताने वाला हूँ। सो देख लो, पॉइजन्स रेशियो एक्चुअली क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। सो म्यू इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन से हम रिप्रेजेंट किया जाता है। लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे आपको क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव साइन क्यों? बिकॉज लैटरल, अगर आप लैटरल और लीनियर का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो एक लेंथ मेरा घट रहा है, एक लेंथ मेरा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव साइन आ रहा है। सो पॉइजन्स रेशियो म्यू, जो म्यू होता है, म्यू इज निगेटिव टू 0.5, निगेटिव टू 0.5 फॉर जनरल इंजीनियरिंग मटेरियल। किसके लिए होता है? जनरल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए ये पॉइजन्स रेशियो रहता है। पॉइजन्स रेशियो निगेटिव टू 0.5। सो पॉइजन्स रेशियो म्यू 0 to 0.5 हम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ करते। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए हम 0 to 0.5 तक हम यूज़ करते। सो पॉइजन्स रेशियो जो निगेटिव रहता है, पॉइजन्स रेशियो निगेटिव, बेसिकली ये पॉइजन्स रेशियो निगेटिव आपको जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर देखा जाता है। जेनेटिक मटेरियल्स जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स बोले जाते हैं, उसमें ये पॉइजन्स रेशियो माइनस पे पहुंचता है। सो पॉइजन्स रेशियो 0, बेसिकली आपको बहुत बार क्वेश्चन आपको रिपीट भी होगा। ये पॉइजन्स रेशियो 0 कॉर्क के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? कॉर्क के अंदर रहता है। इसके बाद पॉइजन्स रेशियो जो है 0.5, जो मैक्सिमम पॉइजन्स रेशियो रहता है, 0.5 रहता है। ये 0.5 आपको इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल, जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा? 0 रहेगा। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम मेरा 0 रहेगा। सो ये आपके पॉइजन्स रेशियो के बारे में बताया आपको। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार रिपीट होता है कि पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील, पॉइजन्स रेशियो ऑफ माइल्ड स्टील बोला जाता है या स्टील बोला जाता है। तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ माइल्ड स्टील, और ये हम बोलते हैं कि 0.2 से लेके 0.3 तक। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में अगर मैं बेस बहुत ही क्लैरिफाई करने जाऊंगा तो आपको ये 0.23 से लेके 0.27 तक आपको इसका आंसर आप लिख सकते हो। ये पॉइजन्स रेशियो ऑफ द स्टील के बारे में हो गया, पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील। सो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, रिजिड बॉडी हैज पॉइजन्स रेशियो। अगर मैं रिजिड बॉडी के बारे में अगर कंसिडर करूंगा तो रिजिड बॉडी कोई भी शेप चेंज नहीं करती है, तो लैटरल स्ट्रेन भी नहीं होगा एंड लीनियर स्ट्रेन भी नहीं होगा। तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ ए रिजिड बॉडी आपको क्या आएगा? 0 आएगा। पॉइजन्स रेशियो ऑफ रिजिड बॉडी क्या आएगा? 0 आएगा। सो आपका आंसर ए रहेगा। आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम निकल रहे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज, यहाँ पे बहुत अच्छा से क्वेश्चन दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज। सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अगर हम देखेंगे, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पे रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डिवाइड, इसको बोलते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं हम यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं हम इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। तो तीन नाम जब मैं पढ़ा रहा था तब भी बताया था, तीन नेम से इसको देखा जाता है। तो ये क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सही है, यंग्स मॉड्यूलस भी सही है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी मॉड्यूलस भी होता तो ये भी सही है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, तो ये भी सही है। सो आपका आंसर, अगर आंसर की तरफ जाऊंगा तो आपका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। अगर आपने ए लिख दिया तब भी गलत हो जाओगे, सिर्फ आपने बी लिख दिया तब भी गलत हो जाओगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। तो आंसर आपका सी रहेगा। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? टू पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज।
तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत बार बच्चे भी जंबल हो जाते हैं, बहुत बार बच्चे भी गलत हो जाते हैं। जब भी टेंजेंशियल फोर्स के बारे में हम देखते हैं तो आपको शियर स्ट्रेस एक बहुत अच्छे से आपको दिमाग में आना चाहिए। तो टेंजेंशियल फोर्स जो है, तो टेंजेंशियल फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट अगर ये मेरा टेंजेंशियल फोर्सेस अलग रहे तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस भी आपको एक्ट होते हैं, ये भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो हमने निकाले वर्टिकल निकाले, ये अपने क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस है। ये आपका कॉम्प्रेसिव हो सकता है, ये आपका टेंसाइल हो सकता है, मीन्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से भी देखा जाता है। बट इसका जो सही आंसर जो आएगा, सही आंसर जो क्या आएगा, ये आएगा आपका शियर स्ट्रेस। सही आंसर आप क्या बोल सकते हो इसको, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत बार बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस भी लिख के आते हैं, तो ये आपको शियर स्ट्रेस रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। जब इसके तीनों के बीच में जब रिलेशन आएगा तो आपको E इज इक्वल्स टू E इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट, ये क्या आता है, 9 kg बाय 3k प्लस जी, 9 kg 3k प्लस जी। तो ये आपको याद ही रखना है, यहाँ पे आपको बाहर भी कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहाँ पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर 9 ही आएगा, ऊपर 9 आएगा तो आप इजीली ये ऑप्शन को चुन सकते हो, इजीली आप इस ऑप्शन को चुन सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जाते हैं, जब रिलेशन के अंदर जब आएंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन पैरामीटर हो जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप सीधा याद रख लो, या ये 9 एंड 3 को सिर्फ आप याद कर सकते हो। तो आप ऑप्शन के हिसाब से आपको ये आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। सो फिफ्थ जो क्वेश्चन आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन है द एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहां पे क्लियरली मीनिंग है एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज द रेशियो ऑफ, इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन एक्चुअल चाहिए उनको। यहाँ पे दो पैरामीटर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व के अंदर में जो देखा जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर, तो यहाँ पे फोर्स अपॉन जो एरिया रहता है, एरिया क्या रहता है, ओरिजिनल एरिया ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल पूछा है, तो एक्चुअल का मतलब क्या है, मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन से मतलब है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर क्या आएगा, फोर्स अपॉन जो भी एरिया एट दैट मोमेंट रहेगा, एट दैट इंस्टेंट जो भी एरिया रहेगा उस क्रॉस सेक्शन का या उस बार का, तो ये आपको इंस्टेंटेनियस एरिया रहेगा। सो यहाँ पे जो आंसर देखो, यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा गया है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होना, एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा गया है। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसका रेशियो क्या आएगा, तो आप देख लेना। पहला ऑप्शन में अगर मैं पढ़ता हूँ, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट, ये तो सही है, एंड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन नहीं आएगा तो ये होगा, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम के अंदर होगा। सो नेक्स्ट जो है, सो नेक्स्ट क्या है, लोड एट ए ब्रेकिंग पॉइंट एंड रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी आपका आंसर सही है, लोड एट ए ब्रेकिंग पॉइंट एंड रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। तब भी मैं थर्ड ऑप्शन में पढ़ने जा रहा हूं, देखो मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो आंसर नहीं, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नेक्स्ट क्या है, यील्ड लोड, यील्ड लोड तो नहीं है, ब्रेकिंग लोड है, आपको ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालना है तो ब्रेकिंग लोड होना चाहिए, तो यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल, यहाँ पे भी ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो आंसर नंबर बी आपका सही है, आंसर नंबर बी आपका सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज लेते समय हमने ये भी ध्यान रखा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स को भी आपको कवर अप किया जाएगा। तो मैं ये प्रॉब्लम्स अभी आपके सामने प्रॉब्लम्स रखा है, तो प्रॉब्लम्स आपको जरा ध्यान से देखना है। देखो प्रॉब्लम में क्या है कि रेक्टेंगुलर बार, यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर करने वाला हूँ। देखो रेक्टेंगुलर बार हैज अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम गिवन है कितना है, 1.5 इंटू 10⁶ mm³ है। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, आपको चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम इफ द स्ट्रेसेस इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन आर गिवन, दिया हुआ है 100 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल एंड 160 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली, ये आपको गिवन है। और नेक्स्ट एज्यूम करने के लिए वो है बल्क मॉड्यूलस गिवन है, बल्क मॉड्यूलस गिवन है E इज इक्वल्स टू या K इज इक्वल्स टू या स्ट्रेस, अब वो ये दे सकते हो कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁴
5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड आपको पॉइजन्स रेशियो गिवन है म्यू, वो कितना है 0.3 और आपको ऑप्शंस नीचे 4 दिए हुए गिवन ऑप्शंस दिए हुए 4 ऑप्शंस गिवन है। तो ये हम क्वेश्चंस थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी है, बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन के अंदर देख लो, इक्वेशन के अंदर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है मुझे 1.5 × 10⁶ mm³ आपको वॉल्यूम गिवन है। इसके साथ आपको चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है, चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है। आपको विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन सिग्मा एक्स आपको स्ट्रेस गिवन है 100 मेगापास्कल, सिग्मा वाई अकॉर्डिंग टू वाई डायरेक्शन 150 मेगापास्कल एंड अकॉर्डिंग टू जेड डायरेक्शन के थ्रू 160 मेगापास्कल। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको पॉइजन्स रेशियो गिवन है, आपको पॉइजन्स रेशियो 0.3 गिवन है। आपको के एक कांस्टेंट दिया हुआ है, के लिख लो या ई होने दो, एक कांस्टेंट गया, आपको के भी हो सकता है, ई भी हो सकता है एंड जी भी हो सकता है। तो कांस्टेंट आपको गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपको कांस्टेंट गिवन है। सो मुझे अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में आएगी कि मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए मुझे एक पैरामीटर पता होना चाहिए, वो होना चाहिए मुझे स्ट्रेन की जरूरत होनी चाहिए। बिकॉज अननोन पैरामीटर, अगर स्ट्रेन का फॉर्मूला देखूंगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए तो उसके पहले आपको एक वॉल्यूमेट्रिक चेंज से पहले मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ, आपको एक ब्रीफ एक पैरामीटर्स आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो वॉल्यूम चेंज के लिए मैंने एक यहां पे क्या कर दिया, एक क्यूब ड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स होगा, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई होगा एंड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड होगा। ऑल मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ऑल पैरामीटर्स में किसके अंदर कर रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑल कर रहा हूं। तो अभी मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या है, इस केस में अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखूंगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इक्वल्स टू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इक्वल्स टू मुझे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स EX EY प्लस EZ। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, अगर मैं इसके डायमेंशंस कंसिडर कर लूं तो ये मैं लिख सकता हूं लेंथ, ये लिख सकता हूं मैं विड्थ है, को लिख सकता हूं ये मेरा ब्रेड्थ है। सो ये LW, तो मैं इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। सो स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन में अगर मैं ड्रॉ कर लूंगा तो मेरा स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो तीनों के पैरामीटर अब होगा। तो ये ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई, ये होगा। सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू strain according to y direction is nothing but sigma y divided by modulus of elasticity E minus mu into z divided by E minus mu into sigma x divided by E। तो ये मेरा हो गया अकॉर्डिंग टू इन द डायरेक्शन ऑफ z। तो z डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, पहले सिग्मा z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E माइनस म्यू सिग्मा x डिवाइडेड बाय E। तो ये क्या हो रहा है कि रिपीट होते जा रहा है, मीन्स एक दूसरे के पीछे आ रहा है। तो ये क्या होगा म्यू सिग्मा y डिवाइडेड बाय E। सो इसको सबको एडिशन कर लूंगा, तो EV इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EV इक्वल्स टू ये सबको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सिग्मा x डिवाइडेड बाय E, EX को लिख रहा हूँ माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा z डिवाइडेड बाय E प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा z डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा x डिवाइडेड बाय E प्लस अभी अकॉर्डिंग टू z डायरेक्शन सिग्मा z डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा x डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइडेड बाय E। ये आपका सबका एडिशन होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले जो पैरामीटर्स है, फर्स्ट वाले जो पैरामीटर्स ये सब ये कॉमन निकाल दूंगा, 1 2 और ये 3। तो ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे इसको लिखूंगा कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो। तो EV इक्वल्स
ई वी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने कॉमन पैरामीटर्स कौन कौन से निकाले, देखो फर्स्ट में से सिग्मा एक्स डिवाइडेड प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, इनटू ब्रैकेट में बचा क्या है, ब्रैकेट में जो बचा हुआ पैरामीटर से देखो ब्रैकेट में कौन कौन से पैरामीटर बचे हैं, तो ब्रैकेट में दिस वन, ये दो है, ये दो पैरामीटर से, एक्स के भी दो पैरामीटर से, जेड के भी दो पैरामीटर से, तो ये सबका अगर मैं एक साथ लिख दूंगा तो इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देख लो। सो माइनस पैरामीटर निकलूंगा तो 2 म्यू हो जाएगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा, माइनस 2 म्यू सिग्मा y डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा, माइनस 2 म्यू सिग्मा z डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा। सो अभी इसको मैं इसमें से भी सिग्मा x, सिग्मा y एंड सिग्मा z को अगर बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, ये ऑलरेडी मेरे पास है, डिवाइडेड बाय ई इंटू माइनस ये अभी 2 म्यू मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाय ई। सो चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट, अभी क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये कॉमन है, डिवाइडेड बाय ई, देखो दोनों इक्वेशन में ये क्या कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल दिया, तो इसमें बचेगा क्या, 1 माइनस 2 म्यू। तो ये मेरा फॉर्मूला फॉर 3 डायमेंशनल 3D के लिए मेरा फॉर्मूला हो गया, 3D के लिए मेरा अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए तो 3D के लिए फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, बहुत बार बच्चे आपको कंफ्यूजन होता है और गलत भी होती है। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, अभी मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट dv बाय v है, सो dv बाय v, तो मैं क्या होगा आंसर, ev इज इक्वल्स टू ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय कुछ कांस्टेंट, इसको आप ई है ये 1 माइनस 2 म्यू, ये सभी पैरामीटर्स आपको गिवन है, तो ये 100 गिवन है, 150 अकॉर्डिंग टू वाई डायरेक्शन, 160 अकॉर्डिंग टू जेड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ई आपको गिवन है 2 इंटू 10⁵, 1 माइनस 2 म्यू, 2 इंटू 10.3, म्यू कितना दिया है 0.3 हो जाएगा। सो अगर इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट 8.2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, 8.2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। आपको चाहिए चेंज इन वॉल्यूम, आपको क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम, सो डेल्टा वी चाहिए, सो ईवी निकल गया, ईवी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी है, सो डेल्टा वी इज नथिंग बट ईवी इंटू वी हो जाएगा। सो ईवी तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया अभी यहाँ पे 10⁻⁴, 8.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू ये जो वॉल्यूम है 1.5 इंटू 10⁶ mm³ है ये। सो इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम मुझे आ गया 1230 mm³, ये मेरा आंसर आ गया 1230 mm³। सो इस ऑप्शंस के अंदर जो भी मेरा आंसर रहेगा तो इस ऑप्शन में मेरा आंसर नंबर बी है, आंसर कितना है, बी है 1230 mm³, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गए और यहाँ पे ये इक्वेशन भी आपको होगा, आगे जाके ये भी एक क्वेश्चन, इसका भी एक क्वेश्चन मैंने क्लियरली दिखाया। तो जब भी आपको 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल पूछा जाएगा तो आपको 3 डायमेंशनल का इक्वेशन आप याद रख लो। जब आपको 1 डायमेंशनल पूछा जाएगा तो ये y एंड z आपको नहीं आएंगे, तो अब सिग्मा x डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। जब आपको 2 डायमेंशनल पूछा जाएगा तो सिग्मा z चला जाएगा, तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू तो यहाँ पे कॉमन रहने वाला है। अगर मैं 3 डायमेंशनल पूछा गया तो 3 डायमेंशनल क्या हो गया, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाई ई, ये तो है कॉमन, अभी ये कॉमन क्या हो गया, 1 माइनस 2 म्यू, तो ये आपको ध्यान रखना है, व्हाट इट। सो आपको क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरा, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है, जी को पूछा गया है, तो जी इज नथिंग बट क्या है मेरा पास, टाउ डिवाइडेड बाय फाई है, दैट इज नथिंग बट shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेंथ। तो आपको आंख बंद करके आपको आंसर को देना पड़ चाहिए, वो है सी, बट यहाँ पे कंफ्यूजन दिया हुआ है, shear स्ट्रेन डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेस दिया हुआ है, आप कभी भी गलती मत करना, ये क्या है, shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन, आंसर नंबर सी। तो यहाँ पे भी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा, कोई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार रिपीट हो सकते हैं। आप 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो इस क्वेश्चन के अंदर देख लो, in a diagram shown below a tensile load of 50 kilonewton is applied axially, what is the increase in the length, आपको increase in the length पूछा गया है, in a rectangular tapered plate of width 10 mm
एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन 220 गीगापास्कल इज गिवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं सीधा आपको एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर टेपर क्रॉस सेक्शन का एक डायग्राम आपको गिवन है, इसमें आपको 400 mm उसका लेंथ गिवन है, 100 mm इस D1 गिवन है, मीन्स डायमीटर मीन्स आप लेंथ भी बोल सकते हो, या यहाँ पे D2 50 mm गिवन है और 50 किलो न्यूटन लोड गिवन है, और इसका जो विड्थ गिवन है, ये विड्थ कितना है आपको 10 mm गिवन है, विड्थ कितना गिवन है 10 mm गिवन है। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसके लिए मैं सीधा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आपको सीधा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE बोलते हैं हम जनरली, बट यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंजेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा D1 माइनस D2 इंटू जो भी विड्थ है W इंटू E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू इन ब्रैकेट, अभी ये क्या हो रहा है कि क्रॉस सेक्शनल चेंज हो रहा है, तो log टू द बेस E D1 डिवाइडेड बाय D2, log टू द बेस E D1 डिवाइडेड बाय D2। तो मैं यहाँ पे अगेन में लिखता हूँ PL अपॉन AE D1 माइनस D2 इंटू W इंटू E, नीचे ये log E टू द बेस D1 डिवाइडेड बाय D2। तो सभी डायमेंशन मेरे पास है, सभी का आंसर यहाँ पे मैं पुट आउट कर लूँगा। तो डेल्टा एल इज नथिंग बट, सो ये 50 किलो न्यूटन दिया हो तो 10⁻³ हो जाएगा, इंटू यल गिवन है 400 mm, यल गिवन है 400 mm डिवाइडेड बाय, अभी D1 क्या है बिगर वाला है कितना है 100 माइनस 50, इस साइड का क्या है 50 है, इंटू ये विड्थ कितना गिवन है 10 गिवन है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है 220 गीगापास्कल मींस 220 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल में कन्वर्ट कर लूँगा, mm में हो जाएगा वो, इंटू log टू द E टू द बेस 100 डिवाइडेड बाय 50, 100 डिवाइडेड बाय 50। सो इसको मैं कैलकुलेट अगर कर लूँगा तो टोटल चेंज इन लेंथ आपको आएगा 0.126 mm। तो इस ऑप्शंस में अगर देख लूँगा तो ऑप्शंस भी बहुत पास में है, तो आपको बहुत ज़्यादा 100% कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा C। आंसर क्या आ रहा है C, आंसर आ रहा है C। सो 9th क्वेश्चन आपके सामने है। 9th क्वेश्चन क्या है देखो, when a rectangular bar is uniaxially loaded, rectangular bar uniaxially loaded, the volumetric strain EV is given uniaxially, अभी मैंने इसके पहले फॉर्मूला बताया था, EV is nothing but मैंने बताया था सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाय E, अभी ये कॉमन क्या था 1 माइनस 2 म्यू, ये कॉमन ही था। तो अभी वन डायमेंशनल चाहिए, यूनिएक्सियल चाहिए, तो यूनिएक्सियल में क्या आएगा, ये सभी वाई जेड निकल जाएंगे, वाई जेड वाले पैरामीटर्स निकल जाएंगे। अभी बचा क्या सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई 1 माइनस 2 म्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मेरे पास वो ऑप्शन क्या रहेगा सी, तो 9th का ऑप्शन आएगा सी। तो आप बहुत केयरफुली आपको इसको ध्यान से देख लेना है। सो 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन जो मेरे सामने है, 10th क्वेश्चन देख लो, द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब भी टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, जब टाइम एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन की चीज आएगी तो एक ही चीज ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हम क्रीप। उसको क्या बोलते हैं हम क्रीप। तो आपको जब भी टाइम एंड डिफॉर्मेशन आएगा तब आपको आएगा कौन सा आएगा, आपको क्रीप बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पे मैं देख लूंगा, दोनों का ऑप्शन अगर देखूंगा तो ऑप्शन क्या आ रहा है सी, क्रीप का क्या है, क्रीप आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो नहीं है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये भी नहीं है, एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन दिया हुआ ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा क्रीप आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिगर आउट द ऑड पॉइंट इन द फॉलोइंग, ऑड पॉइंट इन द फॉलोइंग दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है देखो, प्रोपोर्शनल लिमिट दिया हुआ है, इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, यील्ड पॉइंट दिया हुआ है, एंड फ्रैक्चर पॉइंट दिया हुआ है। सो फिगर आउट द पॉइंट दिया हुआ है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट एक दूसरे के क्या आ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट पहले आएगा, बाद में इलास्टिक लिमिट आएगा, बाद में यील्ड पॉइंट आएगा, बाद में जाके अल्टीमेट पॉइंट आने के बाद फ्रैक्चर पॉइंट आना। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। यहाँ पे ऑड मैन आउट क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी। 12th क्वेश्चन जा रहा हूं, इफ ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 2 इंक्रीमेंटल ट्रू स्ट्रेन्स नेमली E1 एंड E2 देन टोटल ट्रू स्ट्रेन। ऑलरेडी मैंने ट्रू स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हमने स्पेशली यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था, आप YouTube में जाके देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो ये भी जाके देख लेना। तो आपको क्या पूछा है कि टोटल ट्रू स्ट्रेन पूछा गया है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके हैं, E1 इंटू E2 है, E1 माइनस E2 है, E1 प्लस E2 है,
ऑन ऑप्शन डी है E1 डिवाइडेड बाई E2 है। तो आपको टोटल स्ट्रेन पूछा गया है, टोटल स्ट्रेन पूछा गया है, तो टोटल स्ट्रेन जो रहता है E1 प्लस E2 रहता है। टोटल स्ट्रेन क्या रहता है? E1 प्लस E2 रहता है टोटल स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा। सो 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ रहे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर इक्वल अप टू, कहां तक इक्वल रहते हैं? तो इसके भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला डायग्राम देख लेना। तो यहाँ पे जो 13 का जो आंसर है अप टू यील्ड पॉइंट, ये कहाँ तक रहते हैं? इंजीनियरिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रहते हैं? सेम रहते हैं अप टू यील्ड पॉइंट, उसके बाद वो बढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं। सो 14 नंबर का आंसर क्या है? 14 नंबर तो वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर आयनिक सॉलिड रेंज, आयनिक सॉलिड रेंज। सो आयनिक सॉलिड रेंज का मीन्स हम स्टील रेंजेस के लिए पूछा गया, वो स्टील रेंजेस के लिए पूछा गया, तो इसका आंसर आपको आएगा 0.2 से लेके 0.3 तक आता है, बट करेक्ट आंसर क्या है? 0.2 है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना। सो नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस रिजल्ट इन द फॉलोइंग। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जब हाइड्रोस्टैटिक केसेस के केस में बजाऊंगा तो हाइड्रोस्टैटिक केस में लीनियर स्ट्रेन नहीं होता, शेयर स्ट्रेन नहीं होता, यहाँ पे बोथ लीनियर एंड शेयर स्ट्रेन नहीं होता, यहाँ पे होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो नन ऑफ द अबव, आंसर क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर डी आएगा, आपका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। सो 16 नंबर क्वेश्चन देख लो। हाई इलास्टिक मॉड्यूलस इन ए मटेरियल अराइज फ्रॉम, कहाँ से होता है? हाई इलास्टिक पॉइंट जो मटेरियल्स के अंदर जो होता है वो कहाँ से होता है? सो यहाँ पे होता है वीक बॉन्ड्स, हाई स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड नन ऑफ दिस। तो ये रहता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स की वजह से हाई इलास्टिक मॉड्यूलस होता है, जिसका बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ हाई रहेगा। तो हमने देखा था कि डायमंड सबसे 1200 गीगा पास्कल तक इसका क्या रहता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है। अगर मैं स्टील का देख लूँगा तो मैं 200 गीगा पास्कल तक जाऊँगा स्टील का। अगर यही मैं रबर का देख लूँगा तो 100 गीगा पास्कल, मीन्स जिसके बॉन्ड वेरी स्ट्रांग उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होता है, उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? हाई होता है। सो 17 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। चेंज इन इलास्टिक मॉड्यूलस, चेंज इन इलास्टिक मॉड्यूलस फॉर ए ऑर्डिनरी मटेरियल्स बिटवीन 0 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट इज। आपको चेंज इन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला हुआ है ऑर्डिनरी मटेरियल्स बिटवीन 0 K टू द मेल्टिंग पॉइंट। सो आपको थर्मल स्ट्रेसेस के अंदर आता है। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो ये आता है 10 to 20% डिक्रीज होता है। क्या होता है? इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है? 10 to 20% डिक्रीज होता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलास्टिक मॉड्यूलस डिक्रीज होता है। 80-90% तो नहीं होता है, बट ये दो ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट किए। इंक्रीज वाले पैरामीटर ऑलरेडी हमने एलिमिनेट किए, ये देखो ये ऑलरेडी हमने एलिमिनेट किए। तो बचेगे क्या? तो डिक्रीज वाले बचे। तो 80 to 90% कभी नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा आपको? 10 to 20% आएगा, 10 to 20% आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है ये वाला पैरामीटर्स आपको मटेरियल साइंस के अंदर बेटे मिलेगा, बट यहाँ पे जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं या जब टेस्टिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर देखते हैं तो ये आपको दिखाई देगा। तो बॉशिगर्स इफेक्ट, बॉशिगर्स इफेक्ट जो रहता है तो किसके अंदर होता है? तो बॉशिगर इफेक्ट्स आपको हिस्टेरिसिस ग्राफ देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। सो इसके ऊपर ये रहता है, इट इज डिपेंड्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस ऑन ए पाथ एंड डायरेक्शन, यील्ड स्ट्रेस ऑन ए पाथ एंड डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड रहेगा। गॉट इट? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 19th क्वेश्चन देख लो। द शेप ऑफ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर रहता है? जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर रहता है। तो ये शेप रहता है, देख लो पहला मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर, स्ट्रेन रेट होगा, सॉरी स्ट्रेन देखा, स्ट्रेन रेट देखा, टेम्परेचर देखा। तो ये जो शेप ऑफ द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द मटेरियल्स डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द अबव, ये चारों की तीनों के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, स्ट्रेन के ऊपर भी रहेगा, स्ट्रेन रेट के ऊपर भी रहेगा एंड टेम्परेचर के ऊपर भी रहेगा। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ये सॉल्व भी करना। सो 20th क्वेश्चन देखो। टफनेस ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द एरिया अंडर डैश डैश पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर द डैश डैश पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये होता है, ये जो आपको रहता है, जब टफनेस के पैरामीटर जब देखूंगा तो ये रहता है टफनेस वाला पैरामीटर। तो ये रहता है बोथ प्लास्टिक एंड इलास्टिक। टफनेस क्या रहता है कि आप विदाउट फेल्यूर, आप जब तक आपको विदाउट फेल्यूर आप क्या कर रहे हो कि उसको एनर्जी स्टोर करके रख, तो एरिया अंडर को आप तो प्लास्टिक एंड इलास्टिक रीजन के अंदर आएगा। सो आपको आंसर क्या रहेगा? बोथ रहेगा आंसर। सो
21 क्वेश्चन, द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नीडेड टू द करेक्टेड आफ्टर, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नीड टू बी करेक्टेड आफ्टर, किसके बाद उसको करेक्टेड किया जाता है? तो 21 का जो आंसर है, तो देखो इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, यील्ड लिमिट दिया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेन दिया हुआ है, नो नीड टू बी करेक्ट, तो इसका आंसर आता है, आंसर आएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। आंसर क्या आएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये आपको ध्यान से देखना है। फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट ऑनसेट ऑफ नेकिंग, फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट द ऑनसेट ऑफ द नेकिंग, तो इसमें आता है ये ऑप्शन नंबर 1 आता है, ऑप्शन नंबर 1, ये भी आपको ध्यान से देखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज, क्या होता है? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज, सो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो ये मेरा क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और ये ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अगर दोनों में डिफरेंस देख लोगे तो आपको क्या आएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरफ के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो ये क्या है देख लो, फर्स्ट है अबव एंड राइट, अबव तो सही है, राइट गलत होगा, बिलो, बिलो तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए, दोनों ऑप्शंस तो कट गए, तो आपको अभी ये दोनों ऑप्शंस में ही देखना था। सो अबव एंड राइट, अबव एंड राइट तो मीन्स इसकी इधर जाना चाहिए था इस डायग्राम के, तो ये अबव एंड लेफ्ट, ये आपका आंसर सही रहेगा, 23 का आपका सी रहेगा। सो 24th क्वेश्चन क्या है? 24, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ से होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो स्लिप्स की वजह से भी होता है, ये ट्विनिंग की वजह से भी होता है। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? बोथ स्लिप एंड ट्विनिंग, स्लीप एंड ट्विनिंग। सो 25th क्वेश्चन क्या है? टाइम डिपेंडेंट रिकवरेबल डिफॉर्मेशन अंडर अ लोड, टाइम डिपेंडेंट रिकवरेबल डिफॉर्मेशन अंडर अ लोड इज कॉल्ड एज डैश डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट बोला है, टाइम डिपेंडेंट रिकवरेबल डिफॉर्मेशन अंडर द लोड, तो यहाँ इलास्टिक रहता है, वो इलास्टिक रहता है, टाइम इंडिपेंडेंट पैरामीटर रहता है, टाइम इंडिपेंडेंट पैरामीटर, तो टाइम डिपेंडेंट पूछा गया है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नहीं होगा, विस्को इलास्टिक ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी, एनइलास्टिक, एनइलास्टिक ऑप्शन रहेगा। सो ये आपके क्वेश्चन है।